नमस्कार, स्वागत है आपका राज टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और मैं हाजिर हूं लेकर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करेंगे धनतेरस पर्व की, जिसकी धूम देश भर में देखने को मिल रही है। लोग सोना चांदी, बर्तन और इलेक्ट्रॉनिक सामान की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बाजारों में जबरदस्त रौनक है। खासकर नररही बाजार सुबह से ही दीपावली की चमक में नहाया नजर आ रहा है। लोग लगातार खरीदारी में जुटे हुए। हालांकि ऑनलाइन सेल के बढ़ते ट्रेंड ने इस बार कई दुकानदारों के चेहरे पर चिंता भी साफ झलक रही है। वहीं जीएसटी दरों में हालिया कमी से कारोबारियों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। आज धनतेरस का पर्व है और हम इस समय खड़े हैं राजधानी लखनऊ की नरही बाजार में। आप हमारे पीछे रौनक देख सकते हैं इस बाजार की। सुबह सुबह क्या रौनक है। तमाम तरीके के सामान यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। किस तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं। शाम को पूजा पाठ करने के लिए खरीदारी की जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो इधर भी दिखाएं किस तरीके से। देखिए, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के दिए, तमाम तरीके के तरह तरह के जो है यहाँ बेचे जा रहे हैं। लोग सुबह से खरीदारी कर रहे हैं। बात करने के लिए कुछ लोगों से हम इनसे दुकानदार से बात करेंगे कि क्या स्थिति है भैया। धनतेरस क्या ऑनलाइन हम लोग को मार डाला। क्या हो गया? ऑनलाइन से सारी दुकानदारी सब बेकार हो गई है। ऑनलाइन की वजह से 90% फर्क पड़ गया धंधे पे, सारे धंधे पे ऑनलाइन ने सब। मिट्टी के दिए बेच रहे हैं, तमाम तरीके के आइटम हैं। तो क्या क्या दिख रहा है आपको दीपावली इस बार? दीपावली का इतने समय पैर रखने की नहीं जगह होती थी, और अब जब से ऑनलाइन हो गया है तो अब बाजार में बस धंधा पानी बिल्कुल नहीं रह गया। गरीब आदमी मरता ही जा रहा है और अमीर और होता जा रहा है अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ऑनलाइन की वजह से जैसा कि लोग कह रहे हैं कि ऑनलाइन की वजह से जिनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने अपनी दुकानें देखिए बाहर लगा रखी हैं, बाहर ले आए हैं। बात करते हैं। चाचा, कैसा चल रहा है धंधा भैया? अभी तो थोड़ा बहुत हल्का है भाई साहब। हल्का है? हाँ, लेकिन आप तमाम तरीके की तरह तरह की मोमबत्ती बेच रहे हैं। क्या कहेंगे आज धनतेरस का पर्व? धनतेरस का है कि थोड़ा मोमबत्ती महंगी है, हल्की। तो बस जैसे तैसे लगाया है। वैसे जितना माल पहले लगाते थे अब तो नहीं लगाया, थोड़ा कम लगाया है इस बार। जैसा कि कम लगाया है माल, जैसा कि आप लोगों से हमारी बात हो रही है। कुछ और दुकानदार जुड़ेंगे, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। कपड़े वाले हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे भैया? धनतेरस का पर्व है। धनतेरस पर बहुत अच्छा चल रहा है, सभी लोग बहुत खुश हैं। सबसे बड़ी बात है जीएसटी कम होने से आदमी को बड़ा सुकून मिल रहा है। जी भर खरीदारी कर रहा है, खुल के खरीदारी कर रहा है इसमें, और कस्टमर को काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। आपको लग रहा है जीएसटी कम होने से जो है खरीदारी लोग कर रहे हैं? धनतेरस कर रहे हैं लोग उससे। पहले जो दबे छुपे खरीदारी कर रहे थे, अब खुल के खरीदारी कर रहा है आदमी। जिसको एक सामान लेता है वो 4-4-5 सामान लेके जा रहा है इस चक्कर में। अब जैसा कि देखिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि जीएसटी कम होने से भी काफ़ी असर पड़ा है लोगों की दुकानदारी पर। लोग जो सामान कम लेते थे, लोग अब ज़्यादा ले रहे हैं। देख रहे हैं कि आप सुबह से जो है नरही बाजार पूरी तरीके से भरी हुई दिख रही है। कुछ लोग और जुड़ेंगे। पूजा की सामग्री आप देख सकते हैं, तमाम तरीके की, अलग अलग तरीके की यहाँ पूजा की सामग्री है। इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। कैसा चल रहा है धनतेरस? बस ठीक है बस। पिछले साल के मुताबिक क्या स्थिति है? बहुत डामाडोल है। बहुत डामाडोल है। हाँ, क्या दिक्कत ज़्यादा आ रही है? कस्टमर है नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है कस्टमर मार्केट में। क्या मानते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? अब ये तो हम नहीं कह सकते कुछ। पिछले साल के मुताबिक धंधा कम है काफ़ी। जैसा कि दुकानदार जो फेरी वाले हैं और जो बाहर की तरफ लगाए, उनका साफ तौर पे कहना है जो ऑनलाइन की बिक्री है उसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जीएसटी कम होने की वजह से दुकानदार भी काफ़ी खुश हैं कि वो कुछ लोग सामान भी ले रहे हैं। लेकिन जो लोग बाहर सामान लगाए हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जैसा कि दुकानदारों का कहना है। कैमरामैन राज के साथ सुधांशु पुरी, राज टीवी न्यूज़, लखनऊ। धनतेरस के पावन अवसर पर काशी में आज एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला। मां अन्नपूर्णेश्वरी के स्वर्णमयी स्वरूप के दर्शन के लिए मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। परंपरा के अनुसार ये दुर्लभ दर्शन साल में सिर्फ 4 दिनों के लिए ही होते हैं, लेकिन इस बार विशेष योग बन रहा है। अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ने से भक्तों में लगातार 5 दिनों तक मां अन्नपूर्णा के दर्शन का सौभाग्य मिलेगा। धनतेरस में खचाखच भीड़ और सब लोग मां के रूप में दर्शन कर रहे हैं, अन्नपूर्णा का आशीर्वाद पा सकेंगे। यूपी की खबर अगली लखनऊ से है, जहां ब्रोफोर्स
एयरफोर्स यूनिट से आज ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप रवाना हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे रवाना किया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, जीत हमारी आदत है। अब इस आदत को हमें न सिर्फ बनाए रखना है बल्कि इसे और मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि दुश्मनों को पता चल गया है कि उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की जद में है। ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था और उस ट्रेलर से ही पाकिस्तान में एहसास हो गया कि अगर भारत उसे जन्म दे सकता है तो आग मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार। इससे पहले रक्षा मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूनिट में बूस्टर और वारहेड वेल्डिंग का उद्घाटन किया था। अगली खबर का रुख करेंगे चुनावी राज्य बिहार से। खबर जहां विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो गई है। मतदान के 6 नवंबर को होना है। नामांकन खत्म होने के बाद भी महागठबंधन की सीटों पर खींचातान खत्म नहीं हो रही है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग की तस्वीर अब तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाई है। वहीं इस बीच बताया जा रहा है कि महागठबंधन के अंदर आरजेडी और कांग्रेस के बीच 5 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है। इन 5 सीटों पर कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही दल अपने अपने उम्मीदवार उतारने के मूड में है। सूत्रों के मुताबिक वैशाली, लालगंज, जालोर, नरकटियागंज और वारसलीगंज ऐसी 5 सीटें हैं जिन पर अभी भी समझौता नहीं हो पाया। वैशाली सीट 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में थी। पिछले चुनाव में यहां से संजीव सिंह कांग्रेस उम्मीदवार थे। इस बार कांग्रेस सीट पर फिर से दावा ठोक रही, जबकि आरजेडी यहां से अजय कुशवाहा को उम्मीदवार बनाकर ताल ठोक दी है। इस वजह से यह सीट दोनों दलों के बीच टकराव का कारण बन गई है। लालगंज सीट पर भी यही स्थिति है। यह सीट पिछली बार कांग्रेस के खाते में रही थी। पार्टी यहां से आदित्य कुमार को टिकट देना चाहती है। वहीं आरजेडी मुन्ना शुक्ला के परिवार से किसी को मैदान में उतारने के पक्ष में। सीट पर अभी तक कोई इंतजाम या अंतिम निर्णय नहीं हो पाया। दरभंगा के जाले सीट पर भी कांग्रेस और आरजेडी दोनों आमने सामने हैं। पिछली बार कांग्रेस से अहमद उस्मानी उम्मीदवार थे। इस बार कांग्रेस नौशाद को टिकट देना चाहती है। वहीं आरजेडी की ओर से ऋषि मिश्रा का नाम आगे बढ़ाया गया है। दोनों दलों के बीच सीट पर भी सहमति नहीं बन पाई है। नरकटियागंज सीट पर 2020 में कांग्रेस के खाते में रही थी। कांग्रेस यहां फिर से विनय वर्मा को मैदान में उतारना चाहती है, लेकिन इस सीट पर आरजेडी का दावा पार्टी यहां से अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में, जिसमें स्थिति उलझ गई है। नवादा जिले की अगर बात की जाए तो वारसलीगंज सीट पर कांग्रेस के खाते में रही। 2020 के चुनाव में कांग्रेस सतीश सिंह यहां प्रत्याशी थे। इस बार आरजेडी की ओर से अशोक महतो की पत्नी को उम्मीदवार बनाने की तैयारी है। कांग्रेस इसे अपनी पारंपरिक सीट बताकर छोड़ने को तैयार नहीं। महागठबंधन के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इन 5 सीटों पर बातचीत के बाद फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस चाहती है पिछली बार जिन सीटों पर उसका प्रदर्शन ठीक रहा उन्हें छोड़ा ना जाए, जबकि आरजेडी संगठनात्मक मजबूती के आधार पर कई सीटों पर दावा ठोक रही है। इन 5 सीटों पर सहमति बनने के बाद महागठबंधन की अंतिम सूची जारी होगी। और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो गई है। मतदान 6 नवंबर को होगा। नामांकन खत्म होने के बाद भी महागठबंधन में सीटों की खींचतान खत्म नहीं हो रही है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग की तस्वीर अब तक पूरी तरह साफ नहीं हो पाई है। वहीं इस बीच बताया जा रहा है कि महागठबंधन तो अब देखना होगा कि इन 5 सीटों के अलावा जब प्रत्याशी घोषित होते हैं तो क्या होता है, क्योंकि लगातार आरजेडी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं और ये पहली मर्तबा नहीं है। इससे पहले भी वोट अधिकार यात्रा में हमने देखा किस तरीके तेजस्वी यादव को नजरअंदाज करने का आरोप लगा था कांग्रेस पर। खैर, कांग्रेस ने उस पर कवर अप किया, लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन के जो 2 किले हैं या 2 पुल के जो पहलू हैं वो कैसे इन चीजों को करते हैं। अगली खबर का रुख करेंगे राजस्थान के 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने इस सीट से मोरापाल सुमन को उम्मीदवार बनाया है। बताया जा रहा है कि मोरापाल सुमन स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखते हैं और पार्टी को उनके जरिए स्थानीय मुद्दों पर बढ़त मिलने की उम्मीद है। बीजेपी का मानना है कि सुमन का ग्रामीण क्षेत्रों में गहरा जनसंपर्क और संगठन से जुड़ाव पार्टी के लिए बड़ा फायदा साबित हो सकता है। दरअसल अंता उपचुनाव में मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है, जहां कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया पहले से ही मैदान में। ऐसे में बीजेपी ने सुमन को उतारकर चुनावी समीकरण की ओर रोचक कर दिया है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि मोरपाल सुमन की उम्मीदवारी से बीजेपी ने साफ संकेत दिया है कि इस चुनाव पर पूरी ताकत के साथ लड़ने जा रही है। उधर कांग्रेस भी अपनी रणनीति को मजबूती देने में जुटी है ताकि बीजेपी की चुनौती का प्रभावी जवाब दिया जा सके। वहीं इस मामले पर राज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता राज नारायण शर्मा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं।
आज अंता में अपना उम्मीदवार घोषित किया है, क्या कुछ नई चीज़ बीजेपी लेके आई है? क्योंकि बहुत लेट बीजेपी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी हमारे साथ हैं, जानते हैं। सर, बीजेपी ने सबसे लेट जो है उम्मीदवार घोषित किया, कारण क्या रहा? ना लेट नहीं है, अभी लेट कहाँ है? 21 तारीख है लास्ट नॉमिनेशन की। तो अभी देखिए, हम जन अपेक्षा के अनुरूप उम्मीदवार उतारते हैं। हम यूँ थोपते नहीं हैं, अपनी पसंद नहीं थोपते, जनता की पसंद के अनुरूप हम उम्मीदवार लाते हैं। तो हमें सर्वे कराना पड़ता है, सर्वे करके सब पूरी टीम साथ में चर्चा करने के बाद और हम कोई भी उम्मीदवार तय करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई धन्ना सेठ को कर ले या बाहुबली को कर दें, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ वही आएगा कि जिसको जनता पसंद करती है। तो जनता की पसंद का पता करना पड़ता है। उसके लिए हम बूथ बूथ पर हम लोगों को भेज के वहाँ से रिपोर्ट लेके आते हैं। मैं भी लाता हूँ, हमारे केंद्रीय नेतृत्व भी लाता है, हम और भी कई एजेंसियों से सर्वे कराते हैं। सबकी निचोड़ निकाल के हम उम्मीदवार देते हैं। तो सर्वाधिक उपयुक्त उम्मीदवार हमने दिया है मोरपाल सुमन, और ये चुनाव जीतेगा। सर, त्रिकोणीय मुकाबला देखने की संभावना है। हाडोती वसुंधरा जी का इलाका भी है, वसुंधरा जी से भी आप मिलने गए थे, क्या बात हुई थी? और चूंकि प्रमोद जैन भाया के बारे में तो वैसे सब जग जाहिर है। आपने ठीक कहा, प्रमोद जैन भाया के बारे में तो जग जाहिर है। प्रमोद जैन के बारे में तो उन्हीं की पार्टी के मंत्री भरत सिंह जी कुंदनपुर, उन्होंने खुल्लम खुल्ला आरोप भी लगाया था, विधानसभा के अंदर भी लगाया था। बहुत अच्छे आदमी थे भरत सिंह जी। खुल्लम खुल्ला आरोप लगाया था कि भाया रे भाया खूब खाया, भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, मुकदमा दर्ज, कई मुकदमे उसके खिलाफ में दर्ज हैं। ये भरत सिंह जी कुंदनपुर ने बोला भी था कि इसको मंत्री पद से बर्खास्त करो, हटाओ। तो अब ये छवि तो जनता के सामने है। आज यदि उसी पार्टी का मंत्री ऐसा अपने मंत्री के बारे में बोले, राजेंद्र गुड्डा ने बोला, तो राजेंद्र गुड्डा ने बोला, सबने बोला, तो फिर जब उन्हीं के मंत्री उन्होंने जो पोल खोल के रख दी, तो जनता के तो देख रही है ना, जनता सब देख रही है, जनता सब समझ रही है। हम ऐसा व्यक्ति लेके आए हैं जो संस्कारित है, योग्य है, सेवाभावी है, कर्तव्यनिष्ठ है और सामान्य परिवार से है। आम लोगों के बीच में से निकाल के हम लेके आए। वो व्यक्ति जनता की सेवा करेगा, इस भावना से राजनीति में आया है। कोई भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया है, योग्य व्यक्ति आया है, सेवाभावी है, अच्छा आया है, वो सेवा करेगा और जनता का विश्वास हासिल है, हम ये चुनाव जीतेंगे। सर, 7 बार जो है वो उपचुनाव हुए हैं, 5 बार बीजेपी ने जीता है, और अब तो सरकार ने जो जिस तरह से विकास की गंगा 2 साल में बही है, उसको लेके जाएंगे? निश्चित रूप से हम देखिए, हालांकि ये तो उपचुनाव है, लेकिन हमारा निश्चित रूप से एजेंडा भी रहता ही है कि हमने केंद्र सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, वो जनता देख रही है। हमारे भजन लाल जी ने बहुत अच्छे काम किए, वो भी जनता देख रही है। हमने उम्मीदवार अच्छा दिया, वो भी जनता देख रही है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किए थे, वो भी जनता देख रही है। कांग्रेस ने पानी के मामले में ERCP की योजना को रोक करके रखा, 5 साल तक कुंडली मार के बैठी रही, वो भी जनता देख रही है। कांग्रेस के समय में और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा थी, वो भी जनता देख रही है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में और शिक्षा मंत्री के ऊपर आरोप लगे, ये भी जनता देख रही थी। ये सारी चीज़ें जनता के सामने है, तो जनता जो निर्णय करेगी तो मैं सोचता हूँ बहुत अच्छा करेगी। गिरिराज के साथ राजनारायण शर्मा, राष्ट्र टीवी, जयपुर। अगली खबर का रुख करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार स्टार प्रचारक बनाने को लेकर हमला बोला है। सपा प्रमुख ने बिना योगी आदित्यनाथ का नाम लिए कहा कि स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक बनकर गए हैं। अखिलेश यादव ने लखनऊ में शनिवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता योगी आदित्यनाथ को स्वीकार नहीं करेगी। सांप्रदायिक लोगों को कभी बिहार के लोग स्वीकार नहीं कर सकते।
पार्टी मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता में सपा प्रमुख ने योगी आदित्यनाथ के यमराज वाले बयान को लेकर कहा कि वह नफरत की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस पर डिवाइड एंड रूल का आरोप लगाया, जबकि सच तो यह है कि वो लोग डिवाइड एंड रूल की नीति चला रहे हैं। वह निगेटिव लोग हैं, एनडीए है इसलिए निगेटिव है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उन्हें बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक बनाने पर विरोध किया था और उन्होंने जिस तरीके से उन पर कटाक्ष कसा, उन्होंने कहा कि ये लोग डिवाइड एंड रूल की नीति चलाते हैं, ये सब विभाजनकारी लोग हैं। एनडीए के जितने भी घटक दल हैं ये सब विभाजनकारी हैं। कई बार कह चुका हूँ पूरा ये हमारे विधायक है और इनके ऊपर लगभग 30 मुकदमे फर्जी लगाए गए। 30 मुकदमे पहले कितने महीने जेल रहे? 16 महीने जेल रहे, फिर 11 महीने जेल रहे और उसके बाद 8 से 9 महीने आजा आदरणीय आर्य साहब बताइए जाहिद बेग यही था। हम मान लो यहाँ किस कोई मर जाए यहाँ पे तो हम जेल चले क्या? आया रामेश्वर उनका भाई कितने नाम है? रमाकांत यादव कानपुर के इस्तेमाल सोलंकी। तो ये भारतीय जनता पार्टी टारगेटेड जानबूझ करके अपमानित करती है और अपमानित इसलिए करती है कि किसी इमोशन में आकर के कोई एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जिससे बीजेपी को लाभ पहुंच जाए और पूरी हमारी अर्थव्यवस्था चीन पर निर्भर हो गई है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चीन पर निर्भर है। सोचिए, कल्पना कीजिए चीन पर निर्भर जब अर्थव्यवस्था हो जाएगी तो न केवल आपका बाजार खा जाएगा चीन, जमीन भी आपकी छीन लेगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये भारत का क्षेत्र नहीं बता पा रहे हैं। सोना महंगा हो गया, चांदी महंगी हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, बेईमानी हो गई, लूट हो गई, डकैती हो गई, ये इशू नहीं है और आप कितनी सफाई से कमा रहे हैं पैसा। हाल ही में कल मैंने एक वीडियो देखा है, हाँ नीचे, उसमें बड़े बड़े अपराधी काला पैंट और सफेद शर्ट पहन करके लाठी लेकर के घूम रहे थे। कल का वीडियो मैंने देखा। वॉशिंग मशीन नहीं है, इनको कोई वॉशिंग नहीं कर सकता है। वो देखा नहीं आपने? कुछ और हुआ। वर्ल्ड क्लास सिटी बनना था, वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं बनाया, लूट के भ्रष्टाचार करके अयोध्या का नाम और छाटा। कई बार कह चुका हूँ पूरा ये हमारे विधायक है और इनके ऊपर लगभग 30 मुकदमे फर्जी लगाए गए। 30 मुकदमे पहले कितने महीने जेल रहे? 16 महीने जेल रहे, फिर 11 महीने जेल रहे और उसके बाद 8 से 9 महीने। आजा आदरणीय आर्य साहब बताइए जाहिद बेग यही था। हम मान लो यहाँ किस कोई मर जाए यहाँ पे तो हम जेल चले क्या? आया रामेश्वर उनका भाई कितने नाम है? रमाकांत यादव कानपुर के इस्तेमाल सोलंकी। तो ये भारतीय जनता पार्टी टारगेटेड जानबूझ करके अपमानित करती है और अपमानित इसलिए करती है कि किसी इमोशन में आकर के कोई एक ऐसा स्टेटमेंट आ जाए जिससे बीजेपी को लाभ पहुंच जाए और पूरी हमारी अर्थव्यवस्था चीन पर निर्भर हो गई है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था चीन पर निर्भर है। सोचिए, कल्पना कीजिए चीन पर निर्भर जब अर्थव्यवस्था हो जाएगी तो न केवल आपका बाजार खा जाएगा चीन, जमीन भी आपकी छीन लेगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये भारत का क्षेत्र नहीं बता पा रहे हैं। सोना महंगा हो गया, चांदी महंगी हो गई, भ्रष्टाचार हो गया, बेईमानी हो गई, लूट हो गई, डकैती हो गई, ये इशू नहीं है और आप कितनी सफाई से कमा रहे हैं पैसा। हाल ही में कल मैंने एक वीडियो देखा है, हाँ नीचे, उसमें बड़े बड़े अपराधी काला पैंट और सफेद शर्ट पहन करके लाठी लेकर के घूम रहे थे। कल का वीडियो मैंने देखा। वॉशिंग मशीन नहीं है, इनको कोई वॉशिंग नहीं कर सकता है। वो देखा नहीं आपने? कुछ और हुआ। वर्ल्ड क्लास सिटी बनना था,
वर्ल्ड क्लास सिटी नहीं बनाया, लूट लूट के भ्रष्टाचार करके अयोध्या का नाम और खराब कर। अगली खबर का रुख करेंगे। दीपावली में बस 2 दिन बाकी हैं, लेकिन जयपुर के फटका व्यापारियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दुकानों के लाइसेंस जारी ना होने से व्यापारी बेहद परेशान है। व्यापारियों को लाखों रुपए का नुकसान का डर सताने लगा है। वहीं इस मामले पर राज टीवी के वरिष्ठ संवाददाता राजनारायण शर्मा ने पटाखा दुकानदारों से बातचीत की। आइए आपको दिखाते हैं। दीपावली का सीजन शुरू हो चुका है। दीपावली में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। जयपुर के लोगों की बड़ी समस्या है पटाखों के लाइसेंस को लेके। कुछ लोगों का आरोप है जो कि आज पुलिस कमिश्नर जयपुर में पहुंचे हैं और अपनी शिकायत दर्ज करा रहे हैं पुलिस कमिश्नर साहब के सामने और कह रहे हैं कि साहब पटाखों के लाइसेंस में जिस तरह से अनदेखी हो रही है, जिस तरह से नियमों की धज्जा उड़ाई जा रही है, ऐसे में ये लोग बहुत परेशान हैं क्योंकि ये भी अपना पेट पालते हैं, समस्या लेके आए हैं। पटाखों के लिए मैडम एडिशनल एसपी हैं, वो कोर्ट में काम करती हैं, कोर्ट में 151 में उनको लगा दी गई है। अब वो सुनती नहीं किसी की। कमिश्नर साहब यस करते हैं, रात को भी यस करके गए थे, पहले इनको दे दिया, गरीब आदमी है इनको दे दिया जाए, उसके बाद भी देने की तैयारी नहीं है। अभी तक तो मैडम आई नहीं है, बैठे सुबह से शाम तक भूखे बैठे बैठे यहाँ पे। पटाखों का 4 दिन का सीजन रह गया, इनको देते नहीं है लाइसेंस। कल आना, सुबह आना, शाम आना, ये बातें चल रही हैं। सारे गरीब आदमी हैं, कोई अमीर कोई नहीं है। माल सबने खरीद रखा है, ये जितने भी खड़े हैं सबने माल खरीद रखा है। समस्या यहाँ पे ये है कि पहले सबकी दुकानें सील करा दी गई है कि किसी का मानव निवास बताया गया ऊपर, जबकि कोई मानव निवास नहीं है, सबकी दुकान ऊपर। किसी की कॉमर्शियल बिल्डिंग है, फिर भी उसका इस रीज़न से अभी तक नहीं दिया जा रहा। ऊपर से ना तो मना कर रहे ना हाँ कर रहे। जानकारी आपको है? और लाइसेंस में पहले फायर की जांच हुई, उसमें फाइल ओके हुई, पुलिस वालों ने वेरिफिकेशन किया, थानों वालों ने, उसमें भी फाइल ओके हुई। उसके बाद में दोबारा जांच की गई, उसमें फ़ोटोज़ भी आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन वेरिफिकेशन होने के बाद में भी लाइसेंस नहीं दिया जा रहा है। सर 1 महीने पहले से उन्होंने सर हमारी दुकानों को सील करवा दिया है। बोला आपके ऊपर कुछ मानव निवास है नहीं है। हमने कहा नहीं, तो उन्होंने सील लगा दिया है। ना हम ऊपर जा सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। हमने दुकानों के लिए माल खरीद रखा है, सब लोगों ने, जितने भी व्यापारी हैं सर यहाँ पर। मैडम का नाम क्या है? दीप्ति मैम है, दीप्ति जोशी मैम है। उन्होंने कहा था कि मैं खुद चेक करूँगी, वो आके चेक कर गई। अब पड़ोस की दुकान पे सर मेरे दिमाग का डॉक्टर बैठता है कोई, तो उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र है, आके चेक करके गई हो। तो मैंने कहा मैडम पड़ोस की दुकान पे मेडिकल सुबह 10 से 12 खुलता है, नशा छोड़ने की दवाई देता है वो। तो उन्होंने कह दिया तुम्हारे ऊपर वो है नशा मुक्ति केंद्र। मैंने कहा मैडम कुछ भी, और हमारी सील पड़ी सर अभी। मेरा नाम है सर गोपाल, और हम बिल्कुल जायज़ है, हमारी दुकान है। मैडम चेक करा ली, एसपी ऑफिस की बिल्कुल रिपोर्ट सही है। 2 बार इन्होंने सील लगवा दी। हमारा प्रशासन से इतना निवेदन है कि अब 3 दिन बचे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमको लाइसेंस दिया जाए और सबको दिया जाए। हम सिर्फ प्रशासन निवेदन कर रहे हैं कि हमारे बहुत बड़ा त्यौहार है दिवाली का, आपसे निवेदन है कि आप हमको पटाए दो, लाइसेंस दे दिया जाए और सबको दिया जाए। जिसमें मानव निवास बना हुआ है और लोग रहते हैं। देखो दुकान है, दुकान के ऊपर कोई मानव निवास नहीं है। चाहे तो प्रशासन अभी चल के चेक कर ले। ये सभी का कहना है कि जो फटाके जो दिए जा रहे हैं, इसमें लाइसेंस में कमिश्नर साहब ने कह दिया, उसके बावजूद भी लाइसेंस शायद दिया नहीं जा रहा। और एक और व्यक्ति हैं, क्या नाम है आपका? किशन सिंह राठौर सर। आपका क्या? सर पटाखों का काम है सर, साल में 1 बार लगाते हैं। समस्या ये आ रही छोटी सी कि हर साल हमारे को लाइसेंस मिल जाता है, कभी कोई समस्या आई नहीं। 10 दिन पहले, 15 दिन पहले रेगुलर हमारे को लाइसेंस मिलता है। तो आप सभी के डिमांड में लाइसेंस मिला? लाइसेंस की सर और कोई समस्या नहीं है। और सबसे बात ये है कि हम एडवांस पेमेंट। ये सभी का कहना है कि 2 दिन का समय बचा है और चूंकि त्यौहार का टाइम शुरू हो चुका है, कल से धनतेरस का समय भी शुरू हो जाएगा और समय बहुत कम है। और इनको सामान, इन्होंने जो फटाके का सामान जो है बहुत अधिक मात्रा में इन्होंने खरीद लिया, लेकिन चूंकि दुकान का लाइसेंस नहीं होने के कारण ये दर की ठोकरें खा रहे हैं कमिश्नरेट में। अब देखना यह है कि सरकार इनकी सुनती है या कमिश्नर साहब की या फरियाद इनकी सुनते हैं तो इनको लाइसेंस इनको मिलते हैं कि नहीं मिलते, कि देखने वाली बात होगी। कैमरामैन गिरिराज के साथ राष्ट्र टीवी जयपुर। गोवा के उस गांव में इस बार एक भावनात्मक खबर सामने आई है, जहां हर साल होने वाली भव्य नरकासुर वध प्रतियोगिता इस बार रद्द कर दी गई है। दरअसल इस आयोजन को रद्द करने का फैसला कृषि मंत्री रवि नायक के निधन के बाद लिया गया। हर साल मारुआ देव युवा संगठन तिस्का उस गांव की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में करीब 5000 से ज्यादा लोग हिस्सा
लेते थे। अपने अपने रचनात्मक नरकासुर पुतलों के जरिए बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देते थे। लेकिन इस साल आयोजन समिति ने दिवंगत मंत्री के सम्मान में से स्थगित कर दिया है और श्रद्धांजलि देने का निर्णय लिया है। इस संबंध में मरुआ युवा संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस बार उस गांव में कोई प्रतियोगिता नहीं होगी और सभी स्थानीय समूहों से अपील की है दिवाली त्योहार को शांति और सादगी से मनाएं। स्थानीय लोगों ने भी संगठन के इस फैसले पर सराहना की और कहा कि यह कदम रवि नायक के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि, जिन्होंने अपने जीवन काल में गांव और युवा गतिविधियों को हमेशा प्रोत्साहन दिया। सभी को नमस्कार। आज हम मारुदेव युवा शक्ति संगठन उसगांव 30 में से हैं। तो अपना ये प्रेसिडेंट ये संगठन का नवदीप नायक, पदाधिकारी अभी पारकर। तो ये कंपटीशन हम ऑल गोवा नरकासुर कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, हर साल करते आए हैं। तो ये कंपटीशन ऑल गोवा के लिए भी है और पंचायत लेवल जैसे उसगांव पंचायत, धारवांदोड़ा पंचायत, खांडेपार पंचायत और पाड़िये पंचायत, तो पंचायत लेवल में भी हम ये मनाते हैं और ये ऑल गोवा कंपटीशन भी होता था। तो ये साल हम ये कंपटीशन मना नहीं रहे हैं, ये कैंसिल कर रहे हैं हम लोग। क्यों, आप लोगों को सभी को मालूम है अपना जो मुख्यमंत्री, जो पहले का जो मुख्यमंत्री रवि सीताराम नायक, इनका 2 दिन पहला जो निधन हुआ है, तो इसके कारण हम लोग ये कंपटीशन नहीं कर रहे हैं। तो सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ जो अपने गोवा में रहते हैं, जो गोवा के लोग हैं, जो गोवा के कलाकार हैं, इन सबको कहना चाहता हूँ कि ये अपना कंपटीशन जो है वो हम कैंसिल कर रहे हैं। क्यों, सबको मालूम है बहुत से लोग अपना ये उसगांव 30 जो कंपटीशन हम लोग ऑर्गेनाइज करते थे, यहाँ पे बहुत लोग आते थे, 5000 के ऊपर यहाँ लोग आते थे ये कंपटीशन देखने के लिए। तो ये कंपटीशन हम नहीं मना रहे, तो सबको कहना चाहता हूँ ये माध्यम से कि ये कंपटीशन हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए दिलगरी व्यक्त करता हूँ। अगली खबर का रुख करेंगे और बात करेंगे गोवा में आम आदमी पार्टी ने अपनी जनसेवा मुहिम को एक और नई दिशा दी है। सर्वोदम विधानसभा क्षेत्र में वाघोन कोडकी में पार्टी ने नया क्लिनिक शुरू किया है। इस क्लिनिक का उद्घाटन आम आदमी पार्टी के सचिव और अभियान संयोजक संदेश केलकर ने जेम्स फर्नांडिस के साथ मिलकर किया। पार्टी का कहना है कि अब तक गोवा में करीब 30 क्लिनिक शुरू किए जा चुके हैं जो लोगों को घर घर जाकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी ने संकेत दिए हैं कि संदेश केलकर आगामी जिला परिषद चुनाव में सर्वोदम क्षेत्र से उम्मीदवारों की घोषणा जल्द करने वाले हैं। और लोगों से मुलाकात के दौरान आम आदमी पार्टी के सचिव और कार्यक्रम संयोजक संदेश केलकर ने बताया कि संवर्धम के मतदाता आम आदमी पार्टी की नीतियों को लेकर सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं। आज गोवा में सावोदे मतदारसंघ में हमारा 30वां क्लिनिक आमचे आरोग्य पॉलीक्लिनिक जिसको हम बोलते हैं गोवा में, उसका उद्घाटन हुआ है, उसका ओपनिंग हुआ है। आम आदमी पार्टी गोवा में जिस तरह से काम कर रही है पिछले 10-15 साल से, अभी हाल ही के 4-5 साल में जो काम आम आदमी पार्टी गोवा ने किया है उसका असर अभी गोवा में दिखने लगा है। बहुत सारा ओपोजिशन इकट्ठा हो रहा है बताने के लिए कि हम बाहर वाले हैं, ये बहुत सारा। तो इससे यही पता चलता है कि आम आदमी पार्टी का काम बढ़ रहा है, आम आदमी पार्टी से लोग गोवा में जुड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी का काम हर उस व्यक्ति तक जिसके पास आज तक यहाँ की सरकार भी नहीं पहुँची, उस तक आम आदमी पार्टी का काम पहुँच रहा है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर हम कहेंगे तो ये 30वां हमारा क्लिनिक जो खुल रहा है वो होगा। ये क्लिनिक परमानेंट चलेगा, जब तक आम आदमी पार्टी गोवा में है तब तक ये क्लिनिक रहेगी। हमारा यहाँ पे जो क्लिनिक है वो सिर्फ बेसिक जो दवाइयाँ, बेसिक जो तकलीफ है वो दूर करने के लिए है। इससे आगे जो भी तकलीफ होगी वो हम आइडेंटिफाई करके हमारे से जितना उनको बाकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ या जो अस्पताल से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। उसके बाहर जाके जो भी हम उनको असिस्ट कर सकते हैं, उनका जो तकलीफ है वो दूर करने के लिए वो सब किया जाए। हाँ, यहाँ की दोनों सीटें जो है वो हम कंटेस्ट करने वाले हैं। हमारी बात काफ़ी लोगों से हो रही है, अभी अगले 5-6 दिनों में इसका अनाउंसमेंट भी होता है। अभी गए साल में गए जो पिछला इलेक्शन था इसमें आपके सीट 2 आए थे, अभी इस साल में बढ़ाने का इरादा है। हम सरकार बनाने वाले हैं।
गोवा के सांकली क्षेत्र में सुरला गांव में अवैध विस्फोट का मामला सामने आया है। ग्रामवासियों की मांग पर इस जगह की संयुक्त जांच होनी थी, लेकिन बिचौली के उप जिलाधिकारी के आदेश के बाद पंचायत ने यह जांच रद्द कर दी। इस फैसले पर ग्रामीणों ने नाराजगी फैल गई है। ग्रामवासियों ने पंचायत और खदान कंपनी के बीच मिलीभगत के आरोप लगाए। वहीं पंचायत उप सरपंच सुभाष बुंडेकर ने भरोसा दिलाया है कि 15 दिनों के भीतर संबंधित विभाग से रिपोर्ट लेकर ग्राम सभा के समक्ष पेश की जाएगी। आज क्या हुआ? आज सर्वे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों, किस कारण नहीं होना? वही जो सर्वे आज अचानक कल शाम को एक लेटर आ गया ग्रुप में कि आज का सर्वे जो है कैंसिल होगा। ये पंचायत की तरफ से आया, लेकिन सडनली ये इशू हो गया कि हमको भी मालूम नहीं कि पंचायत ने ये अचानक निर्णय कैसे लिया। तो पंचायत को पूछा तो उन्होंने और एक लेटर हमको जो कलेक्टर ने उनको भेजा है वो हमको दिखाया। इसके कारण हम वो वहाँ पे जाने वाले थे, वो कैंसिल करेंगे ऐसा बोला। आज हमारे आज गांव के लोग ट्री कटिंग को देखने को जाने के लिए आए थे। आज ये इंस्पेक्शन नहीं हो पाया। ऑलरेडी डिप्टी कलेक्टर ने इंस्पेक्शन किया था ना, डिप्टी कलेक्टर ने ऑलरेडी नोटिस भेजी थी कि आप पंचायत इंस्पेक्शन ना करें। क्यों ना करें? डिप्टी कलेक्टर ने इंस्पेक्शन किया था ना। गोवा में टेबल टेनिस खिलाड़ियों और प्रशंसकों के लिए एक बेहद खास मौका दे रहा है। राजधानी पणजी ने क्लब टेनिस द गैस्पर डायज में डॉक्टर फिलिप पिंटो स्मृति अखिल गोवा टेबल टेनिस टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। इस प्रतियोगिता का आयोजन गोवा टेबल टेनिस एसोसिएशन ने कबीर पिंटो मखीजा के तत्वाधान में किया है। राज्य भर से शीर्ष खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं। यह आयोजन न सिर्फ खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास है, बल्कि दिवंगत डॉक्टर फिलिप पिंटो को श्रद्धांजलि भी है, जिन्होंने गोवा में खेल और समाज में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। Hi, so today we are at the Dr. Philip Pinto Memorial All Goa Table Tennis Tournament being organized by me, Kabir Pinto Mukija. This is the 7th edition. We're having it at Club Gashpar Diyesh, and this year we're having it in the veterans category. We have more than 120 entries. And as you can see, it's a good turnout and a good day at the auditorium. तो फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए राज टीवी। नमस्कार।